जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आईबीटीएस के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आईबीटीएस के द्वारा ऑनलाइन ऑन एयर व यूट्यूब चैनल फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आईबीटीएस ने ऑलरेडी अपने आप को सिद्ध किया है। और आज जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है फॉर दी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद आने वाले हैं और ये निश्चित है ये आने वाले हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये आने वाले, राइट। तो देखिए, आगे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि हरियाणा की सरकारी कॉलेजों में आखिरकार सहायक प्रोफेसर के पदों की भर्ती करने की तैयारी है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। मंत्रिमंडल, जो राज्य की जो मंत्रिमंडल है, उसने ये निर्धारित किया है कि एक लगभग 3000 से ज्यादा पद हैं जो आने वाले हैं। पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग कर दी गई है और इसमें बस इसको अधिसूचित करना ही रह गया है। तो देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें कंफ्यूज हैं कि ये अभी तो भविष्य की बात है, यानी कि ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं। इस तरह की बातें काफी एस्पिरेंट्स के माइंड में आ रही है। देखिए, लोकसभा के चुनाव हैं तो वो एक आधार बनता है कि ये पद पक्का आने हैं। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे, खबर में लिखा गया कि इनको बहुत जल्द अधिसूचित किया जाएगा, यानी कि इनको नोटिफाई किया जाएगा। अब प्रश्न है कि जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बार इसे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3800 पद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3000 से ज्यादा पद हैं, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अलग अलग विषय में आपको एक प्रयास मिलेगा, एक एक अपने आप को सिद्ध करने का मौका मिलेगा, जो भी जिस सब्जेक्ट में आप ने अपना पोजीशन किया, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अधिसूचित वाली बात है, राइट। अब देखिए, अभी अधिसूचित किया जा रहा है, अभी नोटिफाई किया जाएगा, तो अभी ये कहना तो मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली ये लोग क्या चाहते हैं, राइट। कि अभी भी ये ऑब्जेक्टिव होगा या इसमें कुछ सब्जेक्टिव जोड़ दिया जाएगा, वो कहना मुश्किल है। तो हम इसको समझेंगे कि जो पिछला जो एक प्रक्रिया थी, एक प्रोसीजर था, वो क्या था, राइट। तो ये देखते हैं। अब देखिए, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें मेरे दो मकसद हैं। एक, हम इसमें पैटर्न डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आई गेस आप काफी आईबीटीएस के द्वारा ही आपको हमारे जो एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं उनके द्वारा आपको वीडियो मिल चुका है। तो मेरा भी एक प्रयास रहेगा आपको अपने जो एक मेरा जो अपना अनुभव है उसके द्वारा आप तक ये शेयर करने का। तो मैं आपको थोड़ा पैटर्न में डिस्कस करेंगे हम। और फिर जो सिलेबस डिस्कशन है, ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो ये जो पद हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, और जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं जो इसका फॉर्म भरेंगे, वो ऑलरेडी उनको काफी तजुर्बा होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सिलेबस डिस्कशन में माफ कीजिएगा, डिस्कशन में मैं जो आपको बताऊंगा, जैसे मेरा जो विषय है, जो मुझे लगता है मैं उसमें काफी कुछ जानता हूं और मैं अभी भी सीख रहा हूं। तो वो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, राइट। तो वहां पर मैं आज चर्चा करूंगा और ये सिलेबस डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने तैयारी करनी है। और आप, मुझे पता है आप लोग काफी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। मेरे इस अनुभव के बाद ही आप सक्षम हैं ये फैसला लेने में कि आपको आईबीटीएस के द्वारा आईबीटीएस में शामिल होके अपनी जो ये परीक्षा की तैयारी है उसको आप कैसा करते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एक पैटर्न देख लेंगे। पैटर्न को मैं बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू हो जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी वीडियोस हमारे ही चैनल में हैं। तो इसमें आप फटाफट चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर लगभग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3000 से ज्यादा पद हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे। बहुत जल्दी ये अधिसूचित होगा, नोटिफाइड होगा, राइट। और ये जो किया जाएगा वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किया जाएगा, राइट। और जो पद का नाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप ये वेतन देख पा रहे होंगे, पे स्केल है, ये 57,700 से 1,82,400 का है। तो लगभग आप मान सकते हैं 1 के आसपास आपको मिल सकता है। 1 से मेरा मतलब है 1 लाख के आसपास। और देखिए, ये पद के दो बहुत महत्वपूर्ण, एक मैं बोलूंगा कि महत्वपूर्ण समाज के लिए है ये, दो आधारों पे। कैसे? सबसे पहला देखिए, शिक्षा जो है वो किसी भी समाज को सभ्य समाज बनाने में शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि इसमें, क्योंकि मुझे लगता है आजकल जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे वेल क्वालिफाइड होते हैं,
और जिस तरह से अगर ये जो पेपर बनाया जाएगा और अगर उसमें कुछ काफ़ी जटिलता लाई जाती है, तो वो ज़रूरी भी है। और जटिलता को एक साधारण रूप में लाना ही एक शिक्षक का कार्य होता है। ये मुझे एक व्यक्तिगत तौर पे लगता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो इसको आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन से करेंगे वगैरह-वगैरह, ये आई गेस आजकल आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो एक्सपेक्टेड है, वो है फ़रवरी या मार्च में ये जो नोटिफ़िकेशन है, वो हमें मिलेगा, राइट? और इसको आई गेस अगर ये फ़रवरी में आता है, तो आपको मोटा-मोटा 1 डेढ़ महीने का वो समय देते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन देखें, तो अप्रैल तक ये जाएगा। और एग्ज़ाम डेट अगर अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट होगी, तो मई-जून में आई गेस आपके लोकसभा के चुनाव होंगे। तो जुलाई अगस्त तक मोस्ट प्रोबब्ली अगस्त-सितंबर तक ये पेपर हो जाएगा। तो काफ़ी आप में से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने देखिए ऐसा होता है एक हम जब बीएड करते हैं या हम एमए करते हैं, तो उसमें हो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उस लेवल में नहीं पढ़ पाते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है? उसमें काफ़ी कारण हो सकते हैं। कभी-कभी जो उम्र होती है वो हमें इतना तजुर्बेकार नहीं बनाती है, तो उस समय हम सिर्फ़ पास होने के लिए पढ़ते हैं। पर हमेशा याद रखिएगा कि जब आप नौकरी पाते हैं, तो नौकरी पाने में ये देखा जाता है आपका कितना ज्ञान है, क्योंकि ये पेपर जो है इसमें आपको मेरिट बेस है, ठीक है? अब जैसे 3,800 पद हैं, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे, वो तो ज़्यादा ही होंगे। आई गेस वो तो लाखों में होंगे। क्योंकि आर्टिकल 16 आप जानते ही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँगा तो आप संविधान को भी लाऊँगा। इसीलिए अगर मैं अनुच्छेद 16 की बात करूँ तो वो मेरिट की बात करता है। मेरिट का मतलब ही क्या होता है कि जितने लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो क्वालिफाइड हैं। आई गेस क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पर या तो पीएचडी माँगा होगा या नेट क्वालीफाई माँगा होगा, राइट? और जिसने नेट क्वालीफाई किया है, आप समझ सकते हैं उसका लेवल क्या होगा, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि आपने क्या करना है कि बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, राइट? अभी मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से हमने पढ़ना होता है वगैरह-वगैरह। अगर पसंद आए तो कमेंट करिएगा, ठीक है? तो ये आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का आप देखिए एज लिमिट 18 से 42 है। और अगर इसमें मैं आरक्षित वर्ग की बात करूँ, अगर अनुसूचित जाति की बात करूँ तो 5 साल का एक वेटेज मिलता है, तो 47 साल तक इसको माना जा सकता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पिछले साल माँगा गया था वो 55% माँगा था, तो इस साल भी कुछ ऐसा ही होगा। और आरक्षित वर्ग के लिए आप जानते ही हैं 50% होगा, तो यहाँ पर नेट क्वालिफाइड या पीएचडी आई गेस इस बार भी यही होगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये पिछले साल माँगा गया था ₹1000 ₹250 इस तरह से, तो वो हम देखेंगे। और ये पिछले साल का देखिए कि जैसे मैंने बताया था मेरा अपना पॉलिटिकल साइंस है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा हमें दिखता है कहीं न कहीं इंग्लिश में, फिर मुझे बॉटनी और पॉलिटिकल साइंस का एक सा ही दिख रहा है, तो यानी कि पॉलिटिकल साइंस का भी अपना वेटेज है, राइट? तो इस तरह से हमें दिखता है कि रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, राइट? तो ये तो बात की बात है, तो इसमें थोड़ा बहुत आइडिया हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर पिछले साल देखिए इस तरह का था आपका जो ड्यूरेशन था एग्जाम का वो 2 घंटे का था। और जो मोड ऑफ एग्जाम था वो ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए आज अगर ये जटिलता बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ाएँगे? इसमें हो सकता है ये लोग पहले एक ऑब्जेक्टिव करा दें, फिर सब्जेक्टिव करा दें, पर हमारी तैयारी कुछ इस लेवल की होगी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो इस तरह से पिछली बार का देखिए ये 90 क्वेश्चन्स थे। कंसर्न सब्जेक्ट से, जैसे अगर पॉलिटिकल साइंस है आपका तो पॉलिटिकल साइंस से आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर हरियाणा जीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ पैटर्न था, ठीक है? तो ये जो है बातें ये तो पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे काफ़ी अनुभवी जो शिक्षक हैं, उनके द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। बाकी आइए देखिए अब मैं बात करूँगा मेरा जो विषय है उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या-क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखिए ये पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट्स की बात है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट्स की बात होती है और इसमें हमें दिखता है कि कुछ हम जो हमारी एंशिएंट इंडिया की है, जैसे कौटिल्य साहब हैं, ठीक है? और जो शांति पर्व है और हमारे ग्रीक फिलॉसफर हैं, जैसे प्लाटो है, एरिस्टोटल है, या मेरे जो यूरोपियन थॉट्स हैं, जो मैकियावेली है, हॉब्स है, लॉके है, रूसो है। तो इस तरह से हमें पढ़ना होता है। देखिए ये असल में ये फिलॉसफर्स हैं, अगर देखा जाए तो, राइट? और मेरा जो अनुभव कहता है, वो ये कहता है कि पहले हमें फिलॉसफी को पढ़ लेना चाहिए, फिर हमें थ्योरीज़ पे जाना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आपने पहले फिलॉसफी को ही पढ़ना है, फिर थ्योरी में जाना है। बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं, वो थ्योरी पढ़ते हैं, फिर फिलॉसफी में जाते हैं। पर मेरा अनुभव कहता है कि पहले हमें फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, फिर हमें थ्योरी में जाना चाहिए। वो बात अभी मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो एक बार ये सिलेबस देख लेते हैं। अब यहाँ पर सिलेबस को मैं थोड़ा एक मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो, क्योंकि कहते हैं एक समझदार व्यक्ति 10 मिनट में ही समझ जाता है कि वो सामने वाले का क्या लेवल है, राइट? तो देखिए अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यूरोपियन को उठाऊँ, राइट? तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है हॉब्स दिख रहा है, लॉके दिख रहा है और रूसो दिख रहा है। इन तीनों को मैं
एक कैटेगरी में रखता हूं। ठीक है, क्या कहा मैंने, इन तीनों को मैं एक कैटेगरी में रखता हूं। क्यों? क्योंकि तीनों ने ही एसओएन की बात करी। अब ये सर एसओएन क्या होता है? इसे कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। जो प्रकृति की जो ओरिजिनल व्यवस्था थी उसकी बात ये करता है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर को आप क्या समझ सकते हैं, यहां पर कोई भी राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट का यहां कोई भी हमें सिद्धांत नहीं दिखता है। ठीक है, यह है स्टेट ऑफ नेचर। और यहीं से हमें दिखता है कि स्टेट ऑफ नेचर में फिर हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। एक किसकी बात की गई है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमें मिलता है एक राज्य। क्या मिलता है? एक राज्य, स्टेट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला आपको, एक स्टेट ऑफ नेचर की बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है और फिर हमें मिलता है स्टेट। अब ये जो मैंने आपको बताया, चाहे मैं हॉब्स बोलूं, लॉके बोलूं, रूसो बोलूं, तीनों ही बात करते हैं ये सिद्धांत की। तीनों ही बात करते हैं, एक स्टेट ऑफ नेचर हुआ करता था और स्टेट ऑफ नेचर में अपने अपने आधार पे ये कुछ माफ कीजिएगा, जो राज्य को है ये लोग अपने अपने आधार पे परिभाषित करते हैं और उस परिभाषा के आधार पर ये बताते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए। तो आइए शुरुआत में करता हूं हमारे हॉब्स से। ठीक है, देखिए हॉब्स में क्या है कि हॉब्स का जो अगर मैं जन्म देखूं तो वो होता है 1588 में ये पैदा होते हैं। 1588 में ये पैदा होते हैं और जिस समय ये पैदा होते हैं उस समय एक युद्ध चल रहा था स्पेन और इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन के बीच। ठीक है, ज्यादातर हम उसको इंग्लिश कहते हैं। तो स्पेन और इंग्लिश के विरुद्ध एक आपस में इनका युद्ध चल रहा था और जो स्पेन था उसका जो एक जहाजी एक एक सेना थी उसकी, जो जो एक कह सकते हैं कि उनका वर्चस्व था स्पेन का और उन्होंने ब्रिटेन पे आक्रमण किया था। ब्रिटेन पे आक्रमण हुआ था इस दौरान, इस समय लड़ाई चल रही थी जब ये पैदा होते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये थॉमस हॉब्स जो पैदा होते हैं 1588 में होते हैं और थॉमस हॉब्स के लिए कहा जाता है कि युद्ध की स्थिति की वजह से इनकी माँ काफी घबरा गई थी और माँ काफी घबरा गई थी तो इनका प्रीमेच्योर जन्म हो जाता है। प्रीमेच्योर मतलब कि 9 महीने का, आप जानते ही हैं जो कुदरती तौर पर जो एक गर्भ में एक शिशु रहता है वो 9 महीने के लिए रहता है, पर कहा जाता है कि डर के कारण, इस युद्ध के माहौल के कारण इनकी माँ ने इनको प्रीमेच्योर पहले ही जन्म दे दिया था। तो जिस कारण हमें दिखता है, हॉब्स आगे चलकर कहते हैं कि भैया मैं अकेला पैदा नहीं हुआ था, मेरे साथ मेरा डर भी पैदा हुआ था, यानी कि जुड़वा पैदा हुए थे, एक मैं और एक डर। ठीक है, क्योंकि हमें आगे चल के क्या दिखता है कि जैसे कि आप जब मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा कि हॉब्स देखते हैं कि किस तरह से एनार्की फैली हुई है। ठीक है, अराजकता फैली है, युद्ध का माहौल है। तो ये भी देखते हैं कि जो अगर मैं बात करूं कि 1649 में 1649 में जो चार्ल्स वन है, ठीक है, चार्ल्स वन जो है ब्रिटिश के मोनार्क हैं, ये चार्ल्स वन जो हैं, इनका गला काट दिया जाता है। ठीक है, एक गला काट दिया जाता है इनका। तो ये जो 1641 वाली आप ये देख रहे हैं आसपास, यानी कि 1649 के आसपास जो ये देख रहे हैं कि चार्ल्स वन जो मोनार्क है ब्रिटेन का, उसका गला काटा गया। तो इस डर की वजह से जो हॉब्स हैं ये फ्रांस की तरफ भाग जाते हैं। हॉब्स कहाँ भाग जाते हैं? फ्रांस की तरफ भाग जाते हैं और फ्रांस में ये एक किताब लिखते हैं, इसका नाम होता है लिवियाथन। ये आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब लिवियाथन का क्या मतलब है? लिवियाथन का मतलब था इनका, ये जो हॉब्स साहब हैं ये कहना चाहते थे कि लिवियाथन ऐसा एक इंडिविजुअल होगा, यानी कि एक व्यक्ति होगा। ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति होगा जिसके पास संपूर्ण शक्ति होगी, एब्सोल्यूट पावर होगा। क्या? संपूर्ण शक्ति, यानी कि वो पूरी तरह से सोवरन होगा। सोवरन मतलब संप्रभुता होगी उसके पास। ठीक है, ये एक ऐसा लिवियाथन एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास संपूर्ण शक्ति होगी और ये एक राजा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जो हमारे माफ कीजिएगा, जो थॉमस हॉब्स साहब हैं वो मोनार्किज्म को, यानी कि राजशाही को सपोर्ट करते हैं। मोनार्किज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमें यहां से ये पता चल रहा है। और यहां पर अगर आप देखोगे कि जो हमारे थॉमस हॉब्स साहब हैं वो कहते हैं कि जो इंसान है, इंसान क्या है जब वो एसओएन में रहता है, स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि जो प्रकृति
द्वारा स्थापित जो राज्य है, प्रकृति द्वारा स्थापित जो राज्य है, वहाँ पर जो इंसान रहता है, उसमें 2 गुण होते हैं। एक होता है कि वो समझदार होता है, राशनल होता है और एक उसके अंदर पैशन होता है। पैशन मतलब इसको पैशन को थोड़ा नकारात्मक बनाया गया है यहाँ पर। नकारात्मक से मेरा मतलब है यहाँ पर ये बताया गया है पैशन से कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इस कारण क्या होता है कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे नुकसान पहुँचाता है, उसकी ज़िंदगी तक छीन सकता है, उसको मार भी सकता है। तो एज़ पर थॉमस हॉब्स जो एसओएन है, जो प्रकृति का राज्य है, यानी कि जो प्राकृतिक राज्य है, वहाँ पर हमें दिखता है कि लोगों में जो पैशन वाली भावना है, जो एक नकारात्मक दिखाते हैं थॉमस हॉब्स, उसको ज़्यादा दिखाता है। तो जिस कारण क्या होता है कि लोग एक-दूसरे को मारते हैं, यानी कि वहाँ पर जो रैशनैलिटी है, यानी कि जो जो एक हमारी समझदारी होती है, उसको कम दिखाते हैं। कौन? थॉमस हॉब्स। तो इसी कारण वो बताते हैं कि जो एसओएन है, स्टेट ऑफ नेचर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अराजकता है। अराजकता मतलब एनार्की है। तो इसीलिए क्या है, एक ऐसा इसमें व्यक्ति चाहिए या मैं कहूँगा ऐसा राजा चाहिए जिसके पास संपूर्ण शक्ति हो और जो अन्य लोग हैं उनके पास कोई भी शक्ति ना हो। उनकी सारी शक्ति कहाँ चली जाए? वो जो राजा है जिनको उसने लिव्याथन कहा उसके पास चली जाए, राइट? तो यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आप समझे अगर इन शॉर्ट में बताऊँ, इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो थॉमस हॉब्स है, वो स्टेट ऑफ नेचर को कहीं न कहीं ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर काफ़ी अराजकता है, एनार्की है, इसीलिए एक समझौता किया जाएगा और लोग अपने सारे अधिकार किसको दे देंगे? अपने राजा को। किसको? लिव्याथन। और लिव्याथन क्या होगा? एक व्यक्ति होगा जिसके पास संपूर्ण शक्ति होगी। देखिए ऐसा है कि इसके पीछे मैं एक कारण बताता हूँ। आपको दिखेगा कि जो हॉब्स साहब हैं, वो कहीं न कहीं मोनार्किज़्म को सपोर्ट कर रहे हैं, राजशाही को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनका जीवन का अनुभव है। जब आप आईबीटीएस जॉइन करेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि जो थॉमस हॉब्स हैं, उनका जो जीवन है, वो कहीं न कहीं एक राजशाही परिवार में बीता है। राइट? तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये पता चला। अब थॉमस हॉब्स का अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, अगर एक तुलना करूँ लॉके से, अगर मैं जॉन लॉके से इनकी तुलना करूँ तो इन्होंने भी ये बात कर रखी है, एसओएन की बात कर रखी है और इन्होंने भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है। तो आइए एक तुलना करते हैं, तुलनात्मक होना ज़रूरी है ज़्यादा समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए थॉमस हॉब्स साहब जो हैं, टीएच मतलब थॉमस हॉब्स साहब जो हैं, उन्होंने एसओएन के लिए क्या बोला है? एसओएन स्टेट ऑफ नेचर के लिए क्या बोला है कि यहाँ पर क्या है? अराजकता है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था एनार्की मतलब अराजकता है, राइट? और आप हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, वो चाहे हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के हैं, जो आपको पढ़ाया जाएगा एक क्योंकि उस समय तो मेरे पास समय भी होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाया जाएगा, राइट? तो एनार्की है, अराजकता है एज़ पर थॉमस हॉब्स, इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिलेगी, यानी कि संपूर्ण शक्ति मिलेगी किसको? राजा को, जिसको इन्होंने कहा है लिव्याथन। और लिव्याथन इन्होंने लिखी है 1651 में, 1651 में इन्होंने लिव्याथन लिखी है। अब यहीं पर अगर मैं एसओएन की बात करूं कि जो हमारे लॉके साहब हैं, जॉन लॉके ने वही बात बताई थी जैसे मैंने कहा था थॉमस हॉब्स के अनुसार क्या है कि इंसान में जो 2 गुण हैं, 2 वर्च्यू हैं, 2 गुण कौन-कौन से हैं? एक पैशन और एक रैशनैलिटी समझदारी। तो थॉमस हॉब्स के तहत ये था कि लोगों में क्या है कि जो रैशनैलिटी है वो कम है और पैशन ज़्यादा है। इसी लोग मेरा-मेरा करते हैं, इसलिए एक-दूसरे को मारते हैं, इसीलिए अराजकता फैलती है। पर वहीं पर जो हमारे जॉन लॉके साहब हैं, वो कहते हैं कि जो एसओएन है, वहाँ पर लोगों के पास रैशनैलिटी और पैशन बराबर है। और कहीं न कहीं जॉन लॉके कहते हैं, जो एसओएन में जो लोग रहते हैं, वो इतने बुरे नहीं हैं। वो इतने बुरे नहीं हैं कि एक-दूसरे को मारेंगे, एक-दूसरे की प्रॉपर्टी में नुकसान पहुँचाएँगे, यानी कि लोग क्या हैं, समझदार हैं। अब प्रश्न यहाँ से यही आता है, अगर जॉन लॉके कह रहे हैं एसओएन यानी कि जो प्राकृतिक राज्य है वो अगर इतना सही है तो जॉन लॉके फिर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों करते हैं? तो जॉन लॉके यहाँ पर एक अपना तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है, जो इंसान का जो गुण है, जहाँ पर इंसान समझदार भी है और पैशनेट भी है। पैशनेट मतलब थोड़ा-सा इसको नकारात्मक डाला गया है कि कहीं न कहीं लोग एक-दूसरे को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो क्या है, ये गुण तो इंसान में हमेशा रहेगा। अब ये गुण कभी भी हावी हो सकता है। ये जो पैशनेट वाला जो गुण है, जो वर्च्यू है, वो कभी भी हावी हो सकता है। इसलिए लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। तो कहीं न कहीं हमें नियम कानून तो चाहिए। तो आधार वो ये बताते हैं कि कहीं न कहीं ये पैशनेट गुण होने के कारण हर आदमी में होगा। तो इस पैशनेट गुण को कंट्रोल करने के लिए हमें एक राज्य की स्थापना करनी होगी। अब फ़र्क क्या है? थॉमस हॉब्स के हिसाब से जो राज्य स्थापना की जाएगी, वो लिव्याथन के रूप में होगी, जिसके पास पूरी शक्ति होगी। पर जो जॉन लॉके है, उसके तहत राज्य की जो स्थापना होगी,
यानी कि जो राज्य बनाया जाएगा, वो राज्य के पास संपूर्ण शक्ति नहीं होगी, क्योंकि जॉन लॉके के अनुसार क्यों इंसान में जो है अभी भी उसके अंदर समझदारी है। समझदारी है तो संपूर्ण शक्ति यानी कि संपूर्ण अधिकार नहीं दिया जाएगा। जैसे जीने का अधिकार, जैसे अब वर्तमान में आप जानते ही हैं आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लाइफ मिलता है। तो यहाँ पर जॉन लॉके साहब इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर मैं आर्टिकल 21 से आपको समझाऊं तो यहाँ पर जॉन लॉके कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 को हमेशा प्रिजर्व किया जाएगा। राज्य के पास ये शक्ति नहीं होगी, वो किसी भी तरह का ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि आर्टिकल 21 को छीन पाए, यानी कि जीने के अधिकार को छीन पाए। राज्य के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी, संपूर्ण शक्ति नहीं होगी। कुछ अधिकार हमेशा लोगों के पास होंगे, क्योंकि जॉन लॉके के अनुसार जो एसओएन है वहां पर अभी अराजकता एनार्की नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी भी लोग समझदार हैं, उनकी समझदारी और जो पैशनेट है वो बराबर है, वो दोनों गुण बराबर हैं। पर थॉमस हॉब्स के हिसाब से ये गुणों में क्या है, थॉमस हॉब्स के हिसाब से लोग ज्यादा पैशनेट हैं, समझदारी उन्होंने खो दी है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और अंत में अगर मैं बताऊं आपको कि यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं हॉब्स और रूसो की बात करूं तो ये कहा जाता है कि हॉब्स का जो लिव्याथन है, हॉब्स का जो लिव्याथन है, अगर उसका गला काट दिया जाए, अगर उसका जो शीश है, जो सर है, अगर उसके धड़ से अलग किया जाए, तो ये मानते हैं सर है ये अलग हो गया है, तो ये सिर्फ जो धड़ आ गया है यही रूसो का लिव्याथन है। अब मैंने रूसो का लिव्याथन बोला, अब मेरा ये मतलब है कि लिव्याथन का अगर मैं सर हटा दूं, काट दूं, तो वो जनरल विल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? जनरल विल। क्योंकि टेक्निकली जो है रूसो ने जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया है। अब देखिए, अगर आप दिखाइए, हम किसी भी इंसान को जो परिभाषित करते हैं, जो उसमें असमानताएं निकालते हैं, उसका चेहरा देख के तो निकालते हैं। आप मेरा चेहरा देख के तो है, अगर मेरा शीश अलग कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हर पुरुष का जो धड़ है वो एक सा ही दिखता है, राइट? तो यही बात की गई है। तो यहाँ पर क्या है कि एब्सोल्यूट पावर की बात कौन, रूसो भी करते हैं, एब्सोल्यूट पावर की बात रूसो भी करते हैं। पर रूसो किसी एक इंडिविजुअल के लिए ये बात नहीं करते हैं, एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, राइट? तो फिलहाल इतना याद रखिएगा, तीनों ने ही एसओएन की बात करी है, तीनों ने ही प्राकृतिक राज्य की बात करी है। पर डिफरेंस जो है, हॉब्स के अनुसार लिव्याथन, लॉके के अनुसार सरकार, और रूसो के अनुसार जनरल विल। ठीक है? तो देखिए, ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए, और एक तुलनात्मक होना बहुत जरूरी है। जैसे अंत में मैं कहूंगा कि देखिए, अगर सब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब्जेक्टिव मतलब होता है आपको आपका स्पेस मिलता है, आपको लिखना होता है, आपके अपने विचार प्रकट होने चाहिए, आपको लिंक करना आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं भारत का देखूं, भारत में अगर मैं आर्टिकल 21 की बात करूं, अनुच्छेद 21 जो जीने का अधिकार देता है, अब आपको ये भी पता है कि अगर आप पूरा अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं तो उसमें हमें अंत में ये मिलता है कि उसमें ये लिखा गया है कि आपका जीवन जो है उसको सुरक्षित रखा जाएगा, परंतु तभी छीना जाएगा जब उससे संबंधित कोई कानून बनाया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 21 यानी कि जीने का अधिकार छीना जा सकता है कानून द्वारा। पर अगर हम लॉके की सुने, अगर हम लॉके की सुने, तो हमारा जो ये कानून है, जितना भी हमारी संसद जो सरकारें हैं कानून बनाती हैं, वो आपका जीवन नहीं छीन सकती। पर आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की हत्या करता है, जानबूझकर नरसंहार करता है, तो उस व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। तो इस तरह का कानून हमारे वहां दिखता है। तो उस हिसाब से मुझे क्या दिखता है कि हमारा जो राज्य है, भारत का जो वर्तमान का राज्य है, वहां पर हमें दिखता है कहीं ना कहीं हमारा राज्य एब्सोल्यूट की तरफ है, यानी कि हर मुद्दे पे वो कानून बनाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम कह देते हैं हमारा देश संप्रभु है। तो यहाँ पर हम हॉब्स को ज्यादा जोड़ेंगे। ठीक है? यहाँ पर लॉके की जो ये कहानी थी कि आर्टिकल 21 से संबंधित कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा राज्य के द्वारा, ऐसा तो नहीं है। तो ये है आपका सब्जेक्ट। इस तरह से हमने लिंक करना है, आपके अपने संविधान से इसको लिंक करना है, आपके आपकी जो सरकार है, आपका जो राज्य है, उसके अनुसार आपने लिंक करना है। ये लिंक करना ही आपका सब्जेक्टिव है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक आप लिंक नहीं कर सकते, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें एक जो इतना बड़ा पद है लेक्चरर का, तो वहां पर हम सक्षम होते हैं लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, राइट? तो ये बात आपने याद रखी। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये आपका कुछ मैंने फिलोसफी आपको बताई है, और उसके बाद थ्योरीज हम देखेंगे। फिर आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ गया, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब हमारा संविधान बन रहा था, जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, वहां पर आपको पता है लगभग 60 देशों का संविधान का हमने आपस में तुलना करी। उसके पश्चात हमने ये निर्धारित किया कि हमने कौन-सा तंत्र अपनाना है। जैसे अगर मैं एक आधुनिक लोकतंत्र की बात करूँ, मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करूँ, तो हमारे पास विकल्प था, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक पार्लियामेंट जो यूके में इस्तेमाल हो रही थी, और एक प्रेसिडेंशियल जो यूएसए में इस्तेमाल हो रही थी। तो भारत ने जो है यूके वाला जो जो पार्लियामेंट्री
जो एक सिस्टम था, जो तंत्र था लोकतांत्रिक, उसको अपनाया, राइट? तो इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है? ये आप देख रहे होंगे सारा का सारा, प्रेशर ग्रुप्स भी हम देखेंगे, राइट? और आगे एक सेकंड, ये आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, राइट? तो इसमें जो हमारा अगर मैं देखूँ कुछ मॉडर्न हिस्ट्री भी हमारी आती है, नेशनल मूवमेंट्स हो गए हमारे, ठीक है? और इस तरह से जैसे कि हम अगर पॉलिटी में इसको डालें तो मैं आपको एक इसमें छोटा-सा एक परिचय कराना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, ठीक है? अंग्रेजों ने पास किया था ये, इस पे चर्चा करेंगे हम। फिलहाल इसमें याद रखिएगा, इसमें इन्होंने अंग्रेजों ने जो ये एक्ट है इसके द्वारा डायरची हमें दिया था, डायआर्ची। और डायरची का मतलब ही होता है कि इसमें कानूनों को कहीं न कहीं 2 में विभाजित किया जाता है। जैसे कि इसमें अब डायरची में आप जानते ही हैं, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होता है, एक रिज़र्व सब्जेक्ट होता है। और किस तरह से भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया गया था और जिसकी वजह से गांधी जी ने कहीं न कहीं इसको समझा और आंदोलन में हमेशा खड़े रहे, तत्पर रहे। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, अब जैसे कि ये आप देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। प्रेम्बल की बात करेंगे, प्रेम्बल जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रेम्बल को हिंदी में हम उद्देशिका कहते हैं। और याद करिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था और जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन कहते हैं, जिसको कंसेंसस के द्वारा पारित किया गया था, पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कंसेंसस मतलब जितने भी उस समय सदन में लोग थे, संविधान सभा के जो लोग थे, उन्होंने सभी ने एकमत होकर इसको पारित किया। तो वहीं से हमें दिखता है प्रेम्बल जो है हमारा, ये हमें बताता है कि हमारा देश एक सामाजिक देश है, ठीक है? एक सामाजिक देश है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। और जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, भाग 3 में आते हैं। भाग 3 में अगर मैं ध्यान दूँ, भाग 3 हमारा 12 से लेकर 35 तक है और मेरे जो मौलिक अधिकार हैं वो 14 से लेकर 32 तक है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे इसमें सारा का सारा। तो आप निश्चिंत रहें, जोड़-जोड़ के हम पढ़ाएँगे, ठीक है? राइट? और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बातें होती हैं वो हम देखेंगे इसमें, किस तरह से फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, केंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है। अगर मैं ऐतिहासिक पहलू देखूँ, अगर लक्ष्मीकांत को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि सेंट्रलाइजेशन की यानी कि केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, जो कि अपने चरम पे पहुँचा, क्लाइमेक्स में पहुँचा चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, जिसके द्वारा एक गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, राइट? और ये इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस है केवल, इसमें आईआर नहीं आता है। देखिए जो प्रीवियस सिलेबस है, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट पे ये सिलेबस है, इसमें आईआर भी है आपका, इंटरनेशनल रिलेशन। और इंटरनेशनल रिलेशन में ही हमारी थ्योरीज़ बहुत काम आती है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि पहले हमें फिलॉसफर को पढ़ लेना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने वो स्थिति देखी होती है, उन्होंने वो स्थिति देखी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बोला था कि 1649 में जो है चार्ल्स वन का सर काटा जा रहा था, ओपनली ओपनली ओपन होके बिल्कुल फील्ड में सर काटा गया। तो अगर मैं जॉन लॉके की बात करूँ, तो जॉन लॉके उस समय मात्र 10 साल के थे। तो उन्होंने वो चीखें सुनी थी और वो उसी के नज़दीक थे। तो इस तरह से उन्होंने चीखें सुनी, तो उस तरह से उनको अनुभव हुआ और उन्होंने सिद्धांत दिए। तो पहले सिद्धांतों को हम समझ लेते हैं, फिर हम जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जो थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, राइट? तो वो हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था डोंट वरी, इसको भी हम पढ़ेंगे, राइट? और इस तरह से देखिए, ये आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछे गए क्वेश्चन है, मैं आपके समक्ष लाया हूँ कि जैसे हू फाउंडेड द मैक्सियन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी इन द मेक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है एमएन रॉय। और एमएन रॉय वही थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग करी थी 1934 में। ये पूरे के पूरे कम्युनिस्ट थे, पूरे के पूरे कम्युनिस्ट थे। पर आप देखेंगे हमारे प्रेम्बल में हमने साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म को नहीं अपनाया, हमने सोशलिज्म, समाजवाद को अपनाया। ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स ने दोनों ही सिद्धांत दिए थे, कम्युनिज्म का भी दिया था यानी कि साम्यवाद का भी सिद्धांत दिया था और समाजवाद का भी दिया था, पर भारत ने समाजवाद उठाया। और देखिए मांग करने वाले खुद एक कम्युनिस्ट हैं, पर भारत बना सोशलिस्ट। तो कैसे बना, क्या बना, ये क्लास में आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, राइट? और यहाँ पर देखिए द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड विद आंसर, ठीक है? तो यहाँ पर कौन इसकी शुरुआत करता है, अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत करता है लॉके, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे और निश्चिंत रहें, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, राइट? तो देखिए अंत में मैं अगर आपसे बात करूं तो यही कहना चाहूंगा कि अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग इतने सक्षम हैं
इस लेवल का आपका नॉलेज होता है कि आप किसी को भी जज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है, अगर आपने मुझे जज किया है और अगर आप उससे संतुष्ट हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करिए और कॉल करिए। ये देखिए, दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिए। ये यहाँ पर आपको जो इसको आपने स्कैन करना है बारकोड को, और इससे आपको पूरी डिटेल हमारी मिल जाएगी। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप कहीं भी सिलेक्शन लेते हैं, तो सबसे पहले सोच होती है। जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे, ठीक है? सोच सबसे पहले होती है। जब आप सोचते हैं कि मुझे करना है, फिर आपने पूरी निष्ठा से उस सोच में अपने आप को तत्पर कर देना है, राइट? और तत्परता के लिए आईबीटीएस ने पहले भी अपने आप को हिमाचल में सिद्ध किया है। अब वही अनुभव हम हरियाणा की तरफ ला रहे हैं, राइट? तो आपने क्या करना है? हमें जॉइन करना है, राइट? और यहाँ पर आप देखिएगा कि ये नंबर आप देख पा रहे होंगे 9316488822, तो स्क्रॉल भी हो रहा है, उस पे आपने कॉल करना है। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आप कहीं से भी हमसे जुड़ सकते हैं, राइट? और याद रखिएगा, हमारी क्लासेस हाइब्रिड भी हैं। एक मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मानते हैं आप क्लासेस फिज़िकली जॉइन नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसको में भी आप इंटरफेयर कर सकते हैं। आई मीन इंटरफेयर से मेरा मतलब है, आप उसको देख सकते हैं। हमारी हाइब्रिड क्लास चलती है, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी चलती है, राइट? और आप क्या कर सकते हैं, वीकेंड बैचेज़ भी हैं हमारे पास, राइट? क्योंकि ज़्यादातर इसमें लोग ऑलरेडी जॉब्स में होते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम ज़्यादातर सैटरडे, संडे का ही होता है, तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं, राइट? तो आप निश्चिंत रहिए, हमारा प्रयास है बस आपका सिलेक्शन हो, राइट? तो यहीं से मुझे उम्मीद है, मैं करुण, मेरा नाम करुण है, तो मैं यहीं से अपना जो सेशन है उसको एंड करता हूँ। ज़्यादा लंबा करके फ़ायदा नहीं है, और मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।